हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करंट अफेयर देखेंगे मई महीने का, मई 2020 का सप्ताह चौथा, मतलब लास्ट सप्ताह का इसमें करंट अफेयर हम देखेंगे। फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर्स में हम प्रश्न देखेंगे, प्रश्नों के हिसाब से देखेंगे इनको, और इसका एक्सप्लेन भी हम करेंगे। तो इसमें से देखिए, पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय सार्वजनिक कंपनी HEL इंडिया लिमिटेड ने टिड्डी नियंत्रण के लिए किस देश के लिए 25 मीट्रिक टन मैथेलियान की आपूर्ति की है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो मैथेलियान है, मैथेलियान क्या है? एक कीटनाशक है। वो कीटनाशक हमने किस देश को भेजने के लिए 25 मीट्रिक टन निर्णय लिया है। तो इसमें से ये जो ईरान है, ईरान को हम फ्रेंड्स भेजेंगे मैथेलियान। ये टिड्डी का देखिए प्रकोप, आप न्यूज़ में इस समय सुन रहे होंगे कि ये जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, मतलब अपना भारत का उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है, इधर से टिड्डियाँ बहुत ज़्यादा में संख्या में आ रही हैं। तो इनके झुंड के झुंड फ्रेंड्स जब आते हैं, पूरा इनका दल का दल आता है, तो वो क्या करती हैं कि फसलों को चट कर जाती हैं। तो फसलों का नुकसान ना हो, इसके लिए मैथेलियान का हम छिड़काव भी उनके ऊपर कर देते हैं ताकि वो मर जाएं। और हमने ईरान को मैथेलियान भेजने का भी निर्णय लिया है। हाल ही में कौन सी जनजाति के लोग गिलोय, जिसको फ्रेंड्स दूसरा नाम जो अगर हम कहें तो बोलते हैं गुडची, तो गिलोय या गुडची, इसकी बिक्री के लिए चर्चा में थी कौन सी जनजाति? तो एक जनजाति है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कातकारी। कातकारी जो जनजाति है, ये शाहपुर, पुणे, महाराष्ट्र में पुणे का एक क्षेत्र है शाहपुर, वहाँ पर ये कातकारी जनजाति पाई जाती है। और ये जनजाति गिलोय, गिलोय क्या है? देखिए एक औषधि है। आप देखे होंगे कि ये अगर कोई पेड़ है, जैसे नीम का पेड़ है, तो इसमें से ये नीचे अगर लगा दी जाती है तो उसमें इसकी ये वो ऊपर इसमें से फैल जाती है और ये औषधि के रूप में प्रयोग की जाती है। ये कड़वी होती है, लेकिन बहुत ही कीटनाशक, आप कह सकते हैं कि जीवाणुनाशक होती है, और ये इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। तो इस समय जबकि हम कोरोना से जूझ रहे हैं, या फिर पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है, तो ये औषधि जो गिलोय है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय धान की LGR PB 1121, सोनसाल और बिंदली, इन प्रजातियों में हम जीनोम परिवर्तन करके इनका परिवर्तन करके हम क्या कर रहे हैं कि इनकी पैदावार बढ़ा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि एक ही पेड़ में ज़्यादा दाने लगें, है ना, मतलब कोई अगर उसकी बाल है तो इसमें से ज़्यादा संख्या में दाने लगें, ज़्यादा संख्या में इनके बीज लगें, और उसमें से उनका पोषण भी ज़्यादा हो। इसके लिए हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़ा सकें। तो ये जो किस्में मैंने बताई, तो देखिए किस्में कौन कौन सी? LGR PB 1121, सोनसाल, बिंदली। तो ये प्रजातियां भी अपने आप में महत्वपूर्ण है कि एग्जाम में सीधे पूछी जा सकती हैं। तो ये जो प्रजातियां हैं, इनके हम जीनोम परिवर्तन में परिवर्तन करेंगे और जो उपज है उसको हम बढ़ाएंगे। तो प्रश्न ये है कि चावल अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ पे है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पे है? तो ये है फ्रेंड्स कटक पे। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन, किस प्रदेश के बागवानी विभाग और भारतीय डाक विभाग ने शाही लीची, और ये शाही लीची मिलती कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। और जर्दालू आम ये कहाँ? भागलपुर में। फ्रेंड्स ये देखिए, ये इनको GI टैग भी मिल चुका है ना, जर्दालू आम भागलपुर और ये जो शाही लीची है मुजफ्फरपुर की, इन दोनों को GI टैग मिल चुका है। और ये बिहार के दोनों क्षेत्र हैं। तो शाही लीची और जर्दालू आम, इन दोनों को अब डाक विभाग बेचेगा, मतलब उसमें सीधे सीधे हम ऑर्डर कर सकते हैं, और वो डाक विभाग जो है वो आपको क्या करेगा कि पहुंचा देगा वहाँ पे शाही लीची और जर्दालू आम। चूँकि लॉकडाउन चल रहा है, तो इसलिए उसकी बिक्री हो सके, तो मतलब कि प्रदेश सरकार जो बिहार है ये, और डाक विभाग ने क्या किया है कि इसमें एक कोलैबोरेशन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित एक खिलाड़ी थे बलवीर सिंह सीनियर, इनका निधन हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि ये किस खेल से संबंधित थे।
तो यहाँ पर देखिए क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और वॉलीबॉल है, तो ये फ्रेंड्स हॉकी से संबंधित थे और बहुत ही अच्छे प्लेयर थे फ्रेंड्स ये। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 2 अप्रैल 2020 को जारी किए गए आरोग्य सेतु ऐप। देखिए आरोग्य सेतु ऐप जो जारी किया गया था, कब जारी किया गया था? 2 अप्रैल 2020 को जारी किया गया था। इसका सोर्स कोड सार्वजनिक कर दिया गया है और प्रश्न ये है कि ये ऐप किस तकनीक पे काम करता है। इसके पहले सोर्स कोड को समझिए थोड़ा। सोर्स कोड क्या होता है? जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं कंप्यूटर में किसी भी लैंग्वेज में, तो हमें उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ सोर्स कोड लिखना होता है ना, कुछ लिखना होता है, और वो क्या होता है कि उसका मूल होता है, उसी से सारी फंक्शनिंग चलती है, तो उसे ही हम सोर्स कोड कहते हैं। और इस सोर्स कोड को अब हमने क्या कर दिया है, ओपन सबके लिए ओपन मतलब खोल दिया है, ताकि लोग उसको पूरा देख सकते हैं और पूरा विश्व उसको यूज कर सकता है अपने हिसाब से। उसमें अगर कोई ऐसा प्रोग्रामर है जो सजेशन अगर दे सकता है तो सजेशन भी दे सकता है, और उसको हमारे यहाँ के जो प्रोग्रामर हैं, हमारे यहाँ के सरकार के जो कंप्यूटर इंजीनियर हैं, उनको उसको वो क्या करेंगे, देख के उसको यूज भी कर सकते हैं। तो ये जो ऐप है आरोग्य सेतु ऐप, ये फ्रेंड्स ब्लूटूथ तकनीक पे प्रयोग मतलब आता है। तो आप देखे होंगे कि यदि आपने अपने मोबाइल में ये डाउनलोड करके रखा है तो आपका ब्लूटूथ ऑन रहता है और ये दूसरे की लोकेशन एक्सेस कर लेता है। यदि आपके पास में कोई ऐसा व्यक्ति संपर्क में आया है जो कोरोना पॉजिटिव था, या वो व्यक्ति किसी दूसरे कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में यदि रहा है, तो वो आपको क्या करता है, सूचित करता है। तो ये आरोग्य सेतु ऐप एक बहुत ही उपयोगी ऐप है। पर्यावरण मंत्रालय ने देखो अपना देश श्रृंखला के तहत संस्कृति और पर्यटन, गोवा की अर्थव्यवस्था के 2 पक्ष विषय पर, देखिए मतलब कि गोवा जो है, गोवा किन चीजों के लिए, संस्कृति और पर्यटन 2 चीजों के लिए मुख्य है। तो संस्कृति और गोवा जो है, संस्कृति और पर्यटन में गोवा की अर्थव्यवस्था के 2 पक्ष विषय पर 24वें वेबिनार का आयोजन किया गया है। प्रश्न यहाँ पर यह है कि गोवा में स्थित बंदरगाह कौन सा है? अब ऑप्शन है फ्रेंड्स, देखिए विशाखापत्तनम, मर्मगांव और तूतीकोरिन, न्हावा शेवा। तो इसमें से मर्मगांव जो है बंदरगाह, ये फ्रेंड्स कहाँ पे है, ये है गोवा पे। लेकिन यहाँ पर देखिए जो विशाखापत्तनम है, विशाखापत्तनम जो है ये आंध्र प्रदेश में है, और जैसे तूतीकोरिन है तमिलनाडु में, न्हावा शेवा को पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं, और ये है फ्रेंड्स मुंबई में। ये न्हावा शेवा जो है, ये जो मुंबई का पोर्ट था उससे काफ़ी ट्रैफिक इसने क्या कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है, और ये काफ़ी मॉडर्नाइज है। तो सबसे ज़्यादा मॉडर्नाइज भी कौन सा है, यही है, न्हावा शेवा है। लेकिन इधर पे बात कर रहे थे गोवा में, तो गोवा में कौन सा है, मर्मगांव है। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है, तेजस MK FOC एकल इंजन वाला हल्का बहुभूमिका निभाने वाला विमान, मतलब कि हमारा जो ये तेजस विमान है ये बहुभूमिका निभाता है। बहुभूमिका निभाने का मतलब ये है कि हम एयर में ही फ्यूल भी भर सकते हैं इसके माध्यम से दूसरे उसमें, और हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए हमें इससे दुश्मनों पे मतलब फायर करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो बहुउद्देशीय, एक से ज़्यादा उद्देश्यों के लिए ये प्रयोग में आता है। तो इसको हमने क्या किया है कि 18 ड्रैगन स्क्वाड जो थी उसमें से हमने इसको शामिल किया है। तो इसका नाम क्या है, MK1 FOC जो एकल इंजन जो विमान है, इसको क्या कहते हैं, फ्लाइंग बुलेट, फ्लाइंग ड्रैगन, फ्लाइंग विंग या फ्लाइंग कॉप। तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं फ्लाइंग बुलेट। तो फ्लाइंग बुलेट नाम से इसको जाना जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन है, विनायक दामोदर सावरकर, इनको वीर सावरकर भी कहते हैं, ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे फ्रेंड्स। तो इनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए ये जो महाराष्ट्र है, बॉम्बे में फ्रेंड्स ये पैदा हुए थे 1883 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1966 में। इन्होंने हिंदुत्व को बढ़ावे के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, और ये काफ़ी उस समय में मतलब हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए, देश को आज़ादी और बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स के लिए, या कहें कि समाज के लिए काफ़ी इन्होंने काम किया है। तो इनकी जो जन्म दिवस है वो जन्म दिवस कब मनाया जाता है, ये प्रश्न है। तो 28 मई को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है, विनायक दामोदर सावरकर जी का। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, PDS के लिए खाद्यान्न की खरीद का जिम्मा किसका होता है? PDS क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम।
देखिए गाँवों में जो भी बीपीएल फैमिलीज़ के लोग हैं उनको राशन दिया जाता है, सब्सिडी में राशन दिया जाता है, बहुत ही कम प्राइस में राशन दिया जाता है। तो ये जो राशन है, ये राशन कहाँ से आता है? सरकार क्या करती है, उस राशन को पहले खरीदती है किसानों से। तो खरीदने का और उसको संरक्षित करने का जिम्मा कौन रखता है, यही प्रश्न है। तो ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई, तो ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या करती है कि गेहूं जो है, राशन जो है, उसको खरीदती है और खरीदने के बाद में उसको स्टोरेज करती है। फिर इसके बाद वही राशन फ्रेंड्स पीडीएस में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत बेचा जाता है और बहुत ही कम दाम में बेचा जाता है ताकि लोग उसका यूज कर सकें। अगला क्वेश्चन है, प्रसीमन आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 29 अप्रैल 2020 को हुई बैठक की 28 मई को समीक्षा की। संविधान के किस अनुच्छेद में परिसीमन आयोग का उल्लेख है? परिसीमन आयोग का उल्लेख जो है फ्रेंड्स वो है अनुच्छेद 82 में। अब यहाँ पर ये बात ये है कि परिसीमन आयोग क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं और थोड़ा डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। परिसीमन, परिसीमन शब्द से ही देखिए समझ में आ रहा है कि किसी चीज की सीमा को बांध देना। तो जब हमारा देश आजाद हुआ, इसके बाद में 1952 में हमने क्या इलेक्शन किए, है ना, इलेक्शन मतलब फाइनल हो गया। तो इस में जब हमने इलेक्शन मतलब किए, तो अब समस्या ये थी कि कितने कितने क्षेत्र को लोकसभा के उसमें बांट दिया जाए। विधानसभा है तो उसमें से कितने कितने क्षेत्र को बांट दिया जाए कि ये 1 सीट हो गई, ये 2 सीट हो गई। तो इन्हीं चीज़ों के लिए जनगणना के बाद में एक परिसीमन आयोग बनाने की मतलब कल्पना की गई, या परिसीमन आयोग बनाने के लिए निर्धारण किया गया कि एक परिसीमन आयोग बनेगा। और वो परिसीमन आयोग क्या करेगा कि जनसंख्या के हिसाब से लोक सेवा जो मतलब लोकसभा है और जो राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनमें से क्षेत्रों को वो क्या करेगी, बांट देगी कि इतनी जनसंख्या का अगर एक क्षेत्र है पूरा तो इतना लोकसभा होगा, 1 सीट का हो गया। फिर इसी तरह से राज्यों के लिए उसने बांटा। तो ये जो बांटना था, इसी के लिए फ्रेंड्स बनाया गया था क्या, परिसीमन आयोग। अब परिसीमन आयोग पूरे 4 बन चुके हैं, जिसमें से जो चौथा परिसीमन आयोग बना था वो संविधान के जो संशोधन किया गया, तो 84वां मतलब 84वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया। इसी के तहत परिसीमन आयोग का गठन हुआ। और उस परिसीमन चौथा जो था, है ना, चौथा था ये। इसके पहले एक तो हमने 52 में ही कर लिया था क्योंकि शुरुआती हमने इलेक्शन किया था, फिर इसके बाद हमने और 2 किए और फिर हमने चौथा किया 84वां संविधान संशोधन 2002 में। तो इसमें यह तय किया गया कि 1971 की जनगणना के हिसाब से ही लोक सेवा जो अपना लोकसभा है उसके लिए क्षेत्र निर्धारित कर दिए जाएंगे। और ये जो रहेगा ये कब तक बना रहेगा, 2026 तक, मतलब 2026 तक सीटों में बढ़ोतरी नहीं होगी। इसी प्रकार से विधानसभाओं के लिए क्या कहा गया कि विधानसभाओं में भी सीटों की बढ़ोतरी नहीं होगी। तो विधानसभाओं के लिए जो परिसीमन आयोग जो काम किया था उसने किया था 2001 में। लेकिन उस समय क्या हुआ कि चौथे जब ये परिसीमन आयोग में काम चल रहा था तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड, ये फ्रेंड्स उस समय बहुत ही अशांत चल रहे थे। इनमें बहुत सारी उस तरह की गतिविधियां हो रही थी, जो वहाँ के नक्सलाइट ग्रुप थे वो ज़्यादा तहस नहस की वो चीज़ें कर रहे थे। तो इसलिए इन जगहों पर वो क्या हुआ था कि परिसीमन नहीं हो पाया था। फिर इसके बाद वर्तमान में एक प्रकरण आया, आप जानते हैं कि अगस्त 2019 में क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटा दी गई। जब ये 370 धारा हटा दी गई और इसके बाद में अक्टूबर में, है ना, अक्टूबर 2019 में क्या किया गया कि जम्मू कश्मीर जो पूरा राज्य था उसको 2 भागों में बांट दिया गया। 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख में बांट दिया गया। तो इसके बाद में अब हमें नीड हुई, आवश्यकता हुई कि अब इनका क्या किया जाए, परिसीमन किया जाए, ताकि अब यहाँ आगे हम अच्छे से चुनाव करा सकें। तब हमारा वही जो 4th कमीशन था, उसी 4th कमीशन के तहत रंजना प्रकाश देसाई, एक न्यायमूर्ति हैं, पूर्व मतलब रिटायर्ड हैं ये,
तो पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश जो देसाई हैं, इनकी अध्यक्षता में परिसीमन का काम सौंपा गया। तो वही जो अभी एक प्रश्न था आगे कि उसने क्या थी रिपोर्ट मतलब ली थी। तो इस परिसीमन आयोग के तहत देखिए क्या किया जाएगा। जैसे जो जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर में शुरुआती क्या था कि 107 + 4 मैंने इसलिए लिखा है फ्रेंड्स कि ये 111 हो गया। तो उस समय 111 थी उसमें सीट विधानसभा में। लेकिन फिर क्या हुआ कि इसमें से देखिए एक तो 24 जो थी वो ऑक्युपाइड कश्मीर की थी, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की। लेकिन जब इसका विभाजन हो गया तो 4 सीटें चली गई लद्दाख में। फिर इसके बाद जो बची हुई 107 सीटें थी वो 107 सीटें रहीं। लेकिन अब दोबारा से परिसीमन किया जाएगा और सीटें कितनी कर दी जाएंगी, 114। तो जम्मू कश्मीर में 114 सीटें फिर कर दी जाएंगी। तो इस प्रकार से ये परिसीमन आयोग था और परिसीमन आयोग इस तरह से फ्रेंड्स काम करेगा। अगला देखते हैं, निम्न में किस नौसेना कमान ने पराबैंगनी रोगाणु सुविधा विकसित की। ये क्या है फ्रेंड्स, पराबैंगनी रोगाणु सुविधा ये है कि जैसे अभी आप जानते हैं कि ये कोविड-19 की जो समस्या चल रही है, तो कोविड-19 की समस्या की वजह से हम काम अच्छे से कर सकें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं कि जिससे रोगाणुओं को नष्ट किया जा सके। तो एक सिस्टम बनाया गया है पराबैंगनी किरणों के माध्यम से, ताकि हम विषाणुओं को नष्ट कर सकें। तो ये अभी बनाया गया है फ्रेंड्स पश्चिमी सेना कमांड। अब यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण क्या है, यहाँ पर एक प्रश्न ऐसा बनता है कि नौसेना कमान कितनी है। तो कितनी है फ्रेंड्स, 3 है। उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ पे हैं, तो देखिए इसमें से एक है पश्चिमी नौसेना कमान जिसका मुख्यालय है मुंबई में, पूर्वी नौसेना कमान इसका मुख्यालय है विशाखापत्तनम में, और दक्षिण नौसेना कमान इसका मुख्यालय कहाँ पे है, कोचीन में। तो ये भी फ्रेंड्स प्रश्न पूछता है। और अगर ये पूछता है रोगाणु नाशक वाला, तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि पश्चिम में ये है। अगला देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने 2 पॉइंट्स रखे हैं। हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इन्होंने क्या किया था कि हम ऑनलाइन ही अपना ये पैन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। मतलब पैन कार्ड के लिए हम चाहें तो अपनी जो भी आईडीज़ हैं उनके माध्यम से ऑनलाइन सीधे सीधे कर सकते हैं और हमें पैन कार्ड ऑनलाइन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पैन का फुल फॉर्म क्या है। तो पैन का फुल फॉर्म है देखिए परमानेंट अकाउंट नंबर, है ना। तो ये मैंने एक पॉइंट रखा था। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, एक्सॉन में मौजूद अणु स्पेक्ट्रिन एक्सॉन के खिंचाव से होने वाली क्षति से बचाव के लिए शॉक ऑब्जर्वर का काम करते हैं। ये चीज़ क्या है फ्रेंड्स, देखिए आप जानते हैं कि जो तंत्रिका तंत्र होती है हमारी सबसे बड़ी, जो हम कोशिकाओं की बात करें तो उनमें से सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, तंत्रिका तंत्र की होती है, जो कि 1 मीटर की तक हो सकती है, 1 से 1.5 मीटर तक की। तो तंत्रिका तंत्र जो होती है उसमें जैसे मान लीजिए एक ये तंत्रिका तंत्र है इस तरह से, तो इसका जो केंद्र होता है कुछ इस तरह से होता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये केंद्र इस तरह से होता है। इसमें से क्या होते हैं, एक्सॉन होते हैं इनके बीच बीच में। अब ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन को सुरक्षा पहुंचाने के लिए, ब्रेक ना हो, टूटे ना हो, इसके लिए एक स्पेक्ट्रिन एक पदार्थ होता है जो एक्सॉन को मजबूती प्रदान करता है, शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है। तो वही अभी एक रिसर्च हुई थी दरअसल, मतलब रिसेंटली, जिसमें ये बात पता की गई है। तो इसीलिए मैंने इस पॉइंट्स को रखा था। तो आपको क्या याद रखना है, ये एक्सॉन और स्पेक्ट्रिन्स, ये इसमें से आपको याद रखना है थोड़ा सा। एशियाई विकास बैंक ADB ने भारत को किस राज्य में सड़क निर्माण के लिए $177 मिलियन का ऋण उपलब्ध कराया है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो यहाँ पर ADBI बैंक है, तो ADBI बैंक ने क्या किया है कि ऋण उपलब्ध कराया है। और ये ऋण किस राज्य के लिए उपलब्ध कराया है, ये इसमें प्रश्न है। तो ये महाराष्ट्र के लिए उपलब्ध कराया है। और अगर हम ADBI के बारे में थोड़ा सा बात करें, तो ADBI की जो स्थापना है ये 1966 में फ्रेंड्स की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है जो, वो है मनीला फिलीपींस, है ना। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फिलीपींस में, मनीला में है। और इसमें पूरे जो सदस्य हैं फ्रेंड्स वो 68 हैं,
68 सदस्य हैं और वर्तमान में इनके जो अध्यक्ष हैं वो हैं फ्रेंड्स मसत सुगहू। ये मसत सुगहू आसाकावा इनका पूरा नाम है, मसत सुगहू आसाकावा। ये जापान के हैं। जापान देखिए अभी तक जितने भी अध्यक्ष बने हैं फ्रेंड्स सब जापान के ही बने हैं। इसलिए बने हैं क्योंकि जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो जापान का ही है फ्रेंड्स इसमें, तो इसलिए ये एडीबीआई। तो एडीबीआई का आपको मुख्यालय मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे है, फिलीपींस मनीला में है। हाल ही में अजीत जोगी का निधन हो गया है। ये जो अजीत जोगी हैं ये किस राज्य के पूर्व सीएम थे फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स ये थे छत्तीसगढ़ के ये पूर्व सीएम थे और इनका अभी निधन हो गया है फ्रेंड्स। अगला है राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के तहत 2022 तक 100 गीगावाट के लक्ष्य को देखते हुए किस पोत में 2 मेगावाट का सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र लगाया गया है? मतलब कि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन इसके तहत हम 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखे हैं कि 100 गीगावाट सौर ऊर्जा हम क्या करेंगे, बना लेंगे, सोलर सेल के माध्यम से इतनी ऊर्जा बना लेंगे। तो उसी कैंपेन के तहत हमने क्या किया है कि INS कलिंग पर 2 मेगावाट का एक सोलर पैनल लगाया है जिसके माध्यम से हम उसको ऊर्जा दे सकेंगे। वर्ष 2019 में दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति दूत के रूप में सेवाएं प्रदान करने वाली किस भारतीय सेना अधिकारी को यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड? इसको समझिए, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड ये मिला है हमारी एक महिला अधिकारी को फ्रेंड्स। तो ये नाम बताना है कि उनका नाम क्या था। उनका नाम फ्रेंड्स यहाँ पे था सुमन गवानी। अब इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए ये जो दक्षिण सूडान है यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस के लिए वहाँ पर महिलाओं की सेना में भूमिका नहीं थी और महिलाओं को बहुत सारी समस्याएं थी। तो उन समस्याओं को हल करने के लिए उसमें ये जो हमारी सुमन गवानी जी हैं ये आगे आई और इन्होंने उसमें काफ़ी काम किया। तो इसलिए सुमन गवानी जी को यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड क्या किया गया है, दिया गया है फ्रेंड्स। अगला देखिए, ब्रिक्स देशों के प्रमुख कर अधिकारियों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई है। देखिए रूस में इसकी बैठक होनी थी पहले, लेकिन अब चूंकि कोरोना वायरस चल रहा है इसलिए ऑनलाइन ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन अधिकारियों ने क्या किया है कि बैठक की है। तो आपको बताना है कि बैठक कब हुई है, तो ये 29 मई को हुई है। अब देखिए ये जो कर अधिकारी हैं ब्रिक्स के, तो देखिए ब्रिक्स में जो भी हमारे देश शामिल हैं, जैसे देखिए ब्राज़ील हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया और साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका हो गया। ये ब्रिक्स इन्हीं देशों के नाम से ही इंडिकेट हो रहा है। तो इसमें से जो कर अधिकारी थे तो टैक्स का क्या सिस्टम होना चाहिए और इस समय कोरोना वा जो वायरस चल रहा है इस पर कैसे इससे निपटा जाए, ये सारी इसमें से बातें हुई हैं। मिशन सागर के तहत भारतीय नौसेना का जहाज केसरी 27 मई 2020 को पोर्ट एंट सी रानाना, पोर्ट का नाम क्या है, एंट सी रानाना, यहाँ पर पहुँचा है फ्रेंड्स। तो आपको ये बताना है कि ये पोर्ट कहाँ पे, तो ये पोर्ट है फ्रेंड्स माडागास्कर में। एक चीज़ और समझिए, देखिए मिशन सागर, ये मिशन सागर क्या है, मिशन सागर ये है कि हम लोग हमारे जो भी हिंद महासागर में देश हैं इनकी सहायता के लिए और एक कम्युनिटी बनाने के लिए हम ये मिशन सागर चला रहे हैं, जिससे जो भी देश हैं हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो ये जो हमारा केसरी जहाज गया था वो यहाँ से बहुत सारा चिकित्सा सामान लेके, है ना, दवाइयाँ लेके गया था। तो ये एंट सी रानाना जो पोर्ट था यहाँ पहुँचा है और ये माडागास्कर का पोर्ट है फ्रेंड्स। अगला है उत्तर प्रदेश में हाल ही में हर घर जल, मतलब प्रत्येक घर में जल प्रदान करने के लिए जल जीवन मिशन का कार्यान्वयन कर रहा है। इसका शुरुआत मतलब हो गया है। तो इसका जो वो है कब तक है, इसका डेडलाइन क्या है, तो इसका डेडलाइन है 2022 तक। मतलब 2022 तक हम अपने उत्तर प्रदेश में प्रत्येक घर में नल से जल पहुंचा देंगे, है ना, मतलब कि वो पानी मतलब नल से पहुंचा देंगे पाइपलाइनों के माध्यम से, ताकि जहाँ पे जैसे कहीं कहीं आर्सेनिक ज़्यादा होता है तो वहाँ इस तरह की दिक्कत जो हो जाती है जल से
जल के प्रदूषण से जो रोग हो जाते हैं तो उनसे लोगों को बचा सकते हैं हम। गोवा अपनी स्थापना दिवस फ्रेंड्स कब मनाता है? तो गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाता है। देखिए गोवा क्या था कि पुर्तगालियों के अधीन था, और पुर्तगालियों के अधीन से ही हमने इसको क्या किया था कि अप्रोक्सीमेट 1961 है शायद, तो 1961 में हम गोवा से इसको पुर्तगालियों से हमने इसको छीन लिया था। तो उसी के उपलक्ष्य में हम इसको क्या करते हैं कि इसकी स्थापना दिवस मनाते हैं, तो हम ये 30 मई को मनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन जो मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है फ्रेंड्स, और इसमें से जो भी आपके सजेशन है वो आप दे सकते हैं। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि बेल आइकन नहीं प्रेस किए हैं तो वो भी कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए इस वीडियोज़ के साथ में, और इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।